नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी कुनबे के जो दांव या पेंच हैं वो कुछ कई बार समझ से परे हो जाया करते हैं। अभी दिल्ली की जो सरकार है, अरविंद केजरीवाल सरकार, उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक गण हैं दिल्ली के, उन्हें स्मरण हुआ है कि दिल्ली में संवैधानिक संकट खड़ा हुआ है। यहाँ सरकार नहीं है, इसलिए अब राष्ट्रपति के पास जाना थी और राष्ट्रपति के पास वे पहुंचे थे। राष्ट्रपति ने उनके द्वारा जो खत लिखा गया उसे केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर बढ़ा दिया है। यानी दिल्ली में ऐसी सुगबुगाहट है कि वहां समय से पहले चुनाव चाहा जा रहा है और कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल निशाने पर रहे हैं मोदी सरकार या जो मोदी कुनबे के, उसी की एक कड़ी नई उसमें जुड़ रही है। साथ साथ जो राहुल गांधी हैं अमेरिका में, उन्होंने उधर से हमले बोले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को वो निशाने पर लिए हुए हैं। साथ साथ देश में 2 राज्यों में चुनाव का दौर चल रहा है। जो तमाम स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उन सब पर हम हर दिन अपना जो ये कार्यक्रम होता है देश की बात अभय दुबे सर के साथ, तो उसी के लिए चलेंगे अभय दुबे सर के पास और अभय दुबे सर से जानने की कोशिश करेंगे जो तमाम हालात हैं। जुड़ गए हैं हमारे साथ। अभय सर, बहुत बहुत स्वागत करूंगा आपका। सबसे पहले ये कि जो दिल्ली में हुआ है सर, जो मूव किया गया है, उसे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या उसमें निहित है, हमारे दर्शकों को बताइएगा प्लीज। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी रणनीति के सवाल पर आजकल काफी भ्रमित है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। दिल्ली को उसने एक प्रयोगशाला बनाया था कि विपक्ष मुक्त लोकतंत्र बनाया जाए, तो उसके सारे प्रयोग दिल्ली में किए जाएं। पीएमएलए कानून की जो धारा 45 है उसकी मदद से आम आदमी पार्टी के सारे लोगों को जेल में डाला गया। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर को विशेष अधिकार दिए गए। संसद ने कानून बनाया ताकि वो दिल्ली की सरकार को पूरी तरीके से नाकारा कर दे। ये करके दिल्ली को कैसे विपक्ष मुक्त बनाया जाए और भाजपा चुनाव जीते बिना भी दिल्ली के ऊपर शासन कर सके, ये पूरा का पूरा प्रपंच दिल्ली में रचा गया। अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप और न्यायपालिका के हस्तक्षेप के कारण ये प्रपंच बिखरता हुआ नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिल सकती थी अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना फैसला देता। मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मैं ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि जो जमानत है वो नियम है और जेल जो है वो अपवाद है। तो अगर इस नियम की रोशनी में देखें तो ये देर सवेर की बात है, आज कल या परसों की बात है, वो जेल से बाहर आ जाएंगे। पीएमएलए कानून जहां जमानत दिलाना बहुत मुश्किल था, उनको निचली अदालत से ही नियमित जमानत प्राप्त हो चुकी है, बिना शर्त जमानत प्राप्त हो चुकी। अब भाजपा को लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने का जो मकसद था, वो मकसद उसका नाकाम हो रहा है। अब वो क्या करे, इसलिए ये नाटक रचा गया है कि तमाम विधायक, भाजपा के जो 7 या 8 विधायक हैं, वो एक चिट्ठी लिखें और राष्ट्रपति को दें कि दिल्ली में संवैधानिक व्यवस्था गड़बड़ा गई है, इसलिए यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अच्छा, अब ये काम विधायकों का तो है नहीं। ये चिट्ठी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखनी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर की चिट्ठी राष्ट्रपति को नहीं बल्कि गृह मंत्रालय को भेजनी चाहिए। फिर नियम ये है कि गृह मंत्रालय उसके ऊपर लीगल ओपिनियन लेगा। अटॉर्नी जनरल की, एडवोकेट जनरल की, जो भी हो, उनकी कानूनी राय लेंगे। उस कानूनी राय और गृह मंत्रालय की अपनी राय और भारतीय जनता पार्टी का अपना आकलन, किससे राजनीतिक लाभ और नुकसान क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान का आकलन कि इससे क्या इसके असरात होंगे। फिर वो तय करेगा कि दिल्ली में लोकप्रिय चुनी सरकार बर्खास्त की जाए या न बर्खास्त की जाए। दूसरे सब लोग जानते हैं कि चुनाव 5 महीने से भी कम समय रह गया है दिल्ली के चुनाव होने में। मतलब ये भी कोई तुक समझ में नहीं आती, इससे क्या आप 5 महीने पहले चुनाव आगे करके क्या आप हासिल कर लेंगे, कोई तुक समझ में नहीं आती। ऐसा भी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल लगातार चुनाव के दौरान जेल में ही रहे और वो भूल गए हैं उस नजीर को, जब सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकाल दिया था। बिल्कुल। अगर आज की तारीख में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट फिर अरविंद केजरीवाल को प्रचार करने के लिए बाहर कर सकता है। ऐसे में फिर भाजपा का ये पूरा इरादा जो है वो फ्लॉप हो जाएगा। कायदे से होना ये चाहिए था कि अगर वो लोग अरविंद केजरीवाल को सरकार से बाहर करना चाहते थे
या अलोकप्रिय कुछ करना चाहते थे तो इसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक्टिवेट करना चाहिए था उन्हें। वो दुविधा में रहे। आपको ध्यान होगा कि 2013 में जब पहली बार एक अल्पमत की सरकार, गठजोड़ सरकार बनाई थी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की मदद से, उसके कुछ दिनों बाद वो सरकार बहुत कम चली। उसके बाद में विधानसभा सस्पेंडेड एनिमेशन में, यानी मुलतवी कर दी गई, भंग नहीं की गई। विधानसभा बनी रही लेकिन वो मुलतवी कर दी गई, सस्पेंड कर दी गई, विधानसभा निलंबित कर दी गई। भारतीय मोदी की सरकार और भाजपा का जो आला कमान था वो तय ही नहीं कर पाया लंबे अरसे तक हम विधानसभा भंग करनी है, दोबारा चुनाव कराने हैं, क्या कराने हैं, ये कुछ तय ही नहीं कर पाया। और लंबे अरसे तक दिल्ली के अंदर उपराज्यपाल की हुकूमत चलती रही व्यवहारिक रूप से। उसका नतीजा क्या हुआ कि जो एंटी इनकम्बेंसी जमा हुई वो उपराज्यपाल के खिलाफ जमा हुई और प्रकारांतर से भारतीय जनता पार्टी को उससे नुकसान हुआ। जब 2015 में चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, केवल 3 सीटें प्राप्त हुई। इस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार की दुविधा की शिकार है। भाई, दिल्ली की विधानसभा को भंग करना और नए चुनाव की घोषणा करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। सारी शक्तियां उसके पास है, वो चाहे तो कर सकती है, लेकिन वो आकलन कर पाने में विफल है कि इसके राजनीतिक नुकसान फायदे क्या होंगे, पानी आखिरकार कहां मरेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अभी एक चुनी हुई सरकार को, जो लोकप्रिय सरकार है, और ऐसे कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है दिल्ली में, ऐसा कोई सर्वे नहीं आया इसमें है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी की दिल्ली में लहर चल रही हो जो भाजपा को दोबारा सत्ता में ले आएगी 30 साल बाद। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ होता, भाजपा वालों ने अपने 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 लेवल पे बहुत से एजेंसियों से सर्वे कराते हैं, वो सर्वे भी करा के देख लिया होगा, मुझे पक्का यकीन है। उस सर्वे से अगर उस सर्वे में आता कि आज की तारीख में चुनाव होगा तो भाजपा जीत जाएगी, तो अभी तक सरकार बर्खास्त कर दी जाती, विधानसभा बर्खास्त कर दी जाती और चुनाव का डंका बट पिट गया होता दिल्ली के अंदर। लेकिन ये सब नहीं है, इसलिए पूरा मामला फंसा हुआ है और हवा में लटका हुआ है। ये जो चिट्ठी लिखी गई है ये उसके हवा में लटके होने का ही प्रमाण है। अब बहुत से लोग जो छाती पीटते हैं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम पर, और उनको बड़े ही आनंददायक तरीके से संघ विचारक कहा जाता है, ऐसे लोग टीवी पे इस वक्त भी, जब हम और आप बात कर रहे हैं, इस वक्त भी वो टीवी पे वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार क्यों नहीं बर्खास्त करती इसको, तो अरविंद केजरीवाल जब गिरफ्तार हुए थे तभी बर्खास्त कर। उन्हें नहीं पता है कि वो तो ना चुनाव हारेंगे, या भारतीय जनता पार्टी की नाक फिर से कट जाएगी। 30 साल से नाक कट रही है, 6 चुनाव हार चुकी है भारतीय जनता पार्टी। भाजपा वालों को याद नहीं है कि आखिरी चुनाव उन्होंने कब जीता था। उनके पास नेता नहीं है अपना, वो आला कमान से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि हमें एक नेता दे दीजिए, इसको मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में अरविंद केजरीवाल के मुकाबले खड़ा कर सके। 30 साल से इस पार्टी को 31 से 38% के बीच वोट मिल रहे हैं। इसके पास एक ऐसा बंदा नहीं है जो जिसके बारे में कहा सके कि ये दिल्ली का नेता है। दिल्ली में एक ही नेता है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल, और कोई दूसरा नेता है ही नहीं दिल्ली में। ना कांग्रेस के पास कोई नेता है, ना भाजपा के पास कोई नेता है। ये इन लोगों की हालत है, क्योंकि उसकी एक वजह है। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, ये तो दिल्ली की समस्या तो उनसे ज्यादा पुरानी है, लेकिन दूसरे राज्यों में जहां भाजपा के पास क्षेत्रीय नेतृत्व, नरेंद्र मोदी ने वो नेतृत्व भी नष्ट कर दिया। इनके पास कोई क्षेत्रीय नेतृत्व है ही नहीं, कहीं नहीं है। नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में क्षेत्रीय नेतृत्व को बर्बाद करने वाला नेता माना जाएगा। इसने योजनाबद्ध तरीके से सारे क्षेत्रीय नेतृत्व को नष्ट कर दिया, सारे मुख्यमंत्रियों को अपना चपरासी बना दिया, सारे राज्यपालों को अपना प्यादा बना दिया, सारे चुनाव आयोग को अपना प्यादा बना दिया। इस तरह पूरे लोकतंत्र का इस बंदे ने चरवा निकाल दिया। ये हालत है, और इसका दुष्परिणाम लोकतंत्र भी उठा रहा है, और अब स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी इसका दुष्परिणाम झेल रही है। ये विडंबना है, ये एक ऐसा दिलचस्प अंतर्विरोध है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंट्राडिक्शन। ये इतना दिलचस्प अंतर्विरोध है कि जो इन्होंने किया था वो इन्हीं के खिलाफ बूमरैंग कर रहा है। आज इनके पास उपराज्यपाल है, वो चाहे तो 2 मिनट के अंदर रिपोर्ट मंगा सकते हैं, अटॉर्नी जनरल लगा भी देंगे कि हाँ रिपोर्ट कानूनी रूप से सही है, बर्खास्त हो जाएगा मामला। सुप्रीम कोर्ट में भले बाद में उसे चुनौती दी जाती रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बर्खास्त कर ही देंगे उसको। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद चुनाव लड़ेंगे। चुनाव तो जीतना पड़ेगा ना भाजपा को। ये सब करने के बावजूद आप फिर मान लो चुनाव हार गए। भाजपा में तो चुनाव हारने का दिल्ली में तो विश्व रिकॉर्ड बना रखा है भाजपा ने।
बिल्कुल फिर आप बिल्कुल। दिल्ली में चुनाव हार गए तो क्या क्या इज्जत रहेगी? तो इनको इनको जो टीवी के ऊपर छाती पीट रहे हैं, इनको नहीं पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की नाक कटवाने का इंतजाम कर रहे हैं पूरा का पूरा। बिल्कुल सर, इसमें जैसे आपने कहा हम भी इस पे दिन भर से यही एक जब से निकला है ये खत और जिस तरीके से मूव हुआ है कि इसकी एक प्रक्रिया है कि गृह मंत्रालय को एलजी भेजें, विधि जो विभाग की राय ली जाए, लेकिन ये सब प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाना, ये कैसे, ये किस बात का, ये भी वही कि लोकतंत्र को जो तार तार ये लोग बार बार करते हैं, उसी का कहीं कोई हिस्सा है? इसके पीछे क्या मंतव्य, क्या ये केवल दिखता है कि केवल प्रक्रिया का पालन भी नहीं कर रहे हैं लोग, प्रक्रिया देखिए प्रक्रिया नहीं अपना ये रहे? केवल ये प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हो, ये जानते हैं कि इस प्रक्रिया के जरिए ये विधानसभा भंग नहीं कर सकते। इस प्रक्रिया के जरिए सरकार को बर्खास्त नहीं किया जा सकता। ये वो जानते हैं इस बात को। इसके बावजूद कर रहे हैं ताकि एक तरह का माहौल बना सकें, हवा बना सकें। इनको बड़े देखिए, इनको लोगों को जबरदस्त रूप से आत्मविश्वास का बड़ा अभाव हो गया है। जैसे ही उन्होंने 2024 में बहुमत खोया, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में एक जिस चीज की कमी हो गई है उसको कहते हैं आत्मविश्वास। उनको नहीं पता है कि क्या कर, किसी भी राज्य में नहीं पता है क्या करना चाहिए। इनके तोते उड़े हुए हैं। इनकी समझ में आ रहा है अरे जब जब केंद्र में इतने बड़े नेता और इतने प्रचार, ये सब इतनी डींगे मारने के बावजूद, 400 पार वगैरह की बकवास करने के बावजूद जब हमारी दुर्गति ये हो सकती है, तो राज्यों में तो हम पहले भी हारते रहे हैं चुनाव। दिल्ली में तो आज तक नहीं जीते कभी। दिल्ली में आखिरी चुनाव मदन लाल खुराना की लीडरशिप में जीता गया था, उसके बाद से कहां चुनाव जीते हैं। जी वो सब नेता भी गुजर गए। उनका भी स्वर्गवास हो चुका है उन नेताओं का, जो जिन्होंने दिल्ली में भाजपा को चुनाव जिताया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सर ये जैसे आप, हालत क्या है? 3 बार ये चेहरा चेहरा दे के लड़े भाई। एक बार सुषमा स्वराज को उन्होंने अपना चेहरा बनाया। जी, हुँ? किरण बेदी, दूसरी बार हैं, एक बार किरण बेदी एक बार किरण बेदी, दूसरी बार किरण बेदी को चेहरा बनाया उन्होंने, हैं? उससे पहले मदन लाल खुराना को चेहरा बनाया। तो आप जो आपने सुषमा स्वराज को चेहरा बनाया, किरण बेदी को आपने चेहरा बनाया, आप तो फिर भी चुनाव हार गए। और सबसे ज्यादा बुरी तरीके से हारे आप चुनाव जब आपने किरण बेदी को चेहरा बनाया। उससे बीच में हर्षवर्धन को 2013 में चेहरा बनाया था। इसलिए 3 बार आप चेहरे के साथ चुनाव लड़े और 3 बार बिना चेहरे के चुनाव लड़े। हर बार आपको चुनाव हारते ही हारते हैं आप। तो ये तो इनकी स्थिति है। अब इसलिए मैं मानता हूं कि ये भाजपा जो कुछ कर रही है, ये सब हवा में तलवार भांजने से के अलावा और कुछ नहीं है। इन्हें पता ही नहीं है कि निशाना क्या है। जिसकी रणनीति सही होती है वो अपने निशाने को देखता है और वहां पे हमला करता है। इन्हें पता ही नहीं है कि निशाना क्या है। इन्हें कुछ नहीं मालूम है। सर ये जो आप कह रहे हैं इसमें ऐसे भी हम देख सकते हैं, क्या इसको ऐसे भी एलोबरेट किया जा सकता है कि लोग कहते हैं कि कुल्हाड़ी पे पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, ये लोग कुल्हाड़ी पर पैर दे मार रहे हैं, ऐसा भी कुछ नजर आता है आपको? वो जब, अगर मैं तो ये मानता हूं, मैं तो चाहता हूं कि ये कर दें विधानसभा भंग और चुनाव करवा लें अभी। भाई पिछली बार ने 8 सीटें मिली थी, हो सकता है इस बार 10 मिल जाएंगी, 11 मिल जाएंगी। बहुत अच्छा नतीजा रहा तो 1-2 सीटें बढ़ सकती हैं बस। इसके अलावा इनकी पिटाई होना निश्चित है। फिर उसके बाद ये क्या करेंगे? फिर एलजी के जरिए सरकार से उनके अधिकार छीन के सरकार को नाकारा बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा और कोई करने का उसके और कोई तरीका है नहीं इनके पास। सर सर अमेरिका में राहुल गांधी हैं, दूसरा दिन था, हम लोगों ने कल भी बातचीत की थी। उन्होंने वो जो प्रहार है उनका जो निशाने पर है, चाहे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, तमाम वो ले रहे हैं। एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग हुआ है उनकी ओर से मूव। उन्हें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनको लेकर एक जो बेचारगी उनकी है उसको उन्होंने कहीं प्रतिपादित किया है और उन्होंने कहा कि मैं उनसे नफरत नहीं करता, मेरी हमदर्दी है। इसे किस तरीके से देखा जाए सर, एज ए विश्लेषक आपकी राय से? भाई देखिए, राहुल गांधी जब आजकल तो बहुत ही लोकप्रिय नेता हो गए हैं, लेकिन जब वो इतने लोकप्रिय नेता नहीं थे और उनकी राजनीतिक जो बुद्धि है उसके ऊपर संदेह किया जाता था, वो उस वक्त से एक ही बात लगातार कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मेरी लड़ाई विचारधारात्मक और मैं चुनाव जीतूं हारूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं चुनाव आज जीत गया तो लड़ाई बंद नहीं होगी, वो लड़ाई चलती रहेगी। और दूसरी बात, दूसरा काम वो ये करते रहे हैं कि वो भाजपा और संघ में फर्क नहीं करते। वो मानते हैं कि ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इसलिए जितनी राजनीतिक आलोचना भाजपा की जानी चाहिए, उतनी ही राजनीतिक आलोचना संघ की भी की जानी चाहिए। इस बात को लेकर संघ में बहुत बेचैनियां है। संघ को लगता है कि बेकार में हमको राजनीतिक आलोचना जो क्रॉस फायरिंग होती है उसमें हमको फंसाया जाता है। तो ये एक राहुल गांधी की, एक मैं दूसरे नेताओं से अलग हटके उसको मानता हूं।
जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, राहुल गांधी ने ठीक कहा, मुझे उनके साथ हमदर्दी होती है, क्यों नरेंद्र मोदी की जो हालत देखिए, जिस नेता के पास 10 साल तक बहुमत में रहने के बाद भी 240 सीटें हैं एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, उस नेता में इतनी घबराहट क्यों है, उस नेता में इतने आत्मविश्वास का अभाव क्यों है, उसकी हवा क्यों निकल गई है, वो पहले जैसा क्यों नहीं लग रहा है, चक्कर क्या है असली इसमें? तो जरा सा राहुल गांधी कहते हैं ना, अब 56 इंच का सीना कहां गया? आप जो लगातार अपने आप को ईश्वर से जुड़ा हुआ मानते थे, वो सब कहां चला गया? वो सब 1 मिनट के अंदर हवा हो गया। तो ये सब जो राहुल गांधी ने कहा है, वो दरअसल जब वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी से वो नफरत नहीं करते, और फिर जब वो आलोचना करते हैं तो वो आलोचना ज्यादा प्रभावी होती है। सर एक चीज और भी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर भी उन्होंने कुछ चीजें बहुत स्पष्ट तौर पर कही और जिसको लेकर दुनिया भर में सवाल उठे हैं सर। बीजेपी तो उस पर हाय तौबा कर रही है, क्या उसको लेकर कोई हाय तौबा करने का अधिकार बीजेपी को है? जो स्थिति उन्होंने केजरीवाल की बना दी है, हम और आप अमेरिका जाएं अभी और हमारा कोई एक इंटरव्यू लिया जाए, इंटरव्यू में हम लोगों से पूछा जाए कि भाई आपकी नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में क्या राय है, आपको चुनाव आयोग की भूमिका के बारे में क्या राय है, 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बारे में क्या राय है, तो क्या हम यहाँ जो राय व्यक्त करते हैं उससे अलग राय व्यक्त करेंगे वहां पर? कतई नहीं। कैसे करेंगे? अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने आप को कमतर बताएंगे। तो राहुल गांधी जो भारत में बोलते हैं वही तो बोलेंगे वहां पे, तो वही वो बोल रहे हैं। ये लोगों की पुरानी थीसिस है कि आप विदेश में अगर आप बोलते हैं सरकार के खिलाफ तो वो देश के खिलाफ बोलते हैं। गलत बात है ये। खुद मोदी जी कांग्रेस की सरकारों के खिलाफ विदेश में जाके बोल चुके हैं, लगातार बोलते रहे। भाई राहुल गांधी तो वही कह रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने ये कहा कि भाई ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं था, ये कंट्रोल्ड इलेक्शन था। एक ऐसा कंट्रोल्ड इलेक्शन था जिसमें हमारी पार्टी के खाते सील कर दिए गए, इसमें चुनाव आयोग इनकी मर्जी के हिसाब से चल रहा था, इनका प्यादा था। यही तो उन्होंने कहा है जी। और अगर ऐसा ये सब नहीं होता तो इनकी 240 सीटें भी नहीं आती। ये तो एक साधारण राजनीतिक आलोचना है। ये तो एक ऐसी राजनीतिक आलोचना है जो हम लोग जब चुनाव चल रहा था तब हम लोग किया करते थे। बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल, ये बीजेपी असल में है क्या कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बोलने के लिए है नहीं। अब इन्होंने बंगाल में जो अस्पताल कांड के खिलाफ जो एक जायज आंदोलन चला, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़े उत्साह से भाग लिया, उसका नेतृत्व भी किया। इस वक्त डॉक्टर उस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। वो आंदोलन भी धीरे धीरे पुराना होकर थकता जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी डॉक्टरों से कह दिया कि आप भाई वापस जाइए, अब 1-2 दिन जिद पे अड़े रहेंगे फिर उन्हें वापस जाना पड़ेगा। तो और ममता बनर्जी ने जो गलतियां कर दी, अब दोबारा गलती करने नहीं जा रही, ऐसा कोई काम नहीं कराएंगी इससे फिर से उनके खिलाफ एक ट्रिगर पॉइंट मिल जाए। भाजपा भी आंदोलन कर करके थक चुकी, उसने भी उसके जो मोर्चा संगठन थे उन्होंने भी आंदोलन करना बंद कर दिया है। वो सब पूरी जो मीडिया के लिए, टीवी को दिखाने के लिए जो हायतोबा मचाई जाती थी, ये सब खत्म हो चुकी है वहां पर। मैं इससे ममता बनर्जी की सरकार का कोई बचाव नहीं कर रहा हूं। उन्होंने जो अस्पताल कांड को जिस तरीके से उन्होंने निपटने की कोशिश की है वो बहुत ही घटिया उनके कुशासन का प्रमाण था। इसके लिए उनकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। लेकिन जिस तरीके से वहां पर भारतीय जनता पार्टी उसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है, उसका अधिकार उसे पूरा है, लेकिन वो लाभ उठा नहीं पाएगी उस तरीके से पूरा, क्योंकि लाभ तब उठाती जबकि बंगाल का आम आदमी वहां पर सड़क पर निकल आता और उसको देखा देखी दिल्ली का आम आदमी और दूसरी जगहों का आम आदमी इस सवाल पर सड़क पर निकल आता। तब ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ एक ट्रिगर पॉइंट मिलता और पूरे इंडिया गठबंधन के खिलाफ एक ट्रिगर पॉइंट भाजपा को मिलता। ये सब कर पाने में भाजपा नाकाम रही। भाजपा भी समझ गई है कि ये नहीं होगा, इसलिए डॉक्टरों को उकसाने के अलावा और कोई काम नहीं कर रही है, पीछे से डॉक्टरों को उकसा रही है। दरअसल किसी भी मसले पे इनके पास करने के लिए, कहने के लिए कुछ भी सब्सटेंशियल, ठोस, कारगर चीज है नहीं। उसका कारण है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इनकी जो पराजय हुई है, क्योंकि तो उसको पराजय नहीं मानते, जो बहुमत खोया उसको पराजय नहीं मानते। वो मानते हैं कि कुछ प्रबंधन की गलतियां रह गई हैं, मैनेजमेंट इशू है, टिकट बांटने में कुछ गलतियां हो गई, पार्टी की गुटबाजी को हम कंट्रोल नहीं कर पाए, अगली बार ठीक कर लेंगे इसको। जबकि जो इनके खिलाफ जो हवा चल रही थी वो मंद थी, हवा सुस्त हवा थी इनके खिलाफ, इसलिए इनको नुकसान कम हुआ। मैं कहना ये चाहता हूं कि ये महंगाई, बेरोजगारी के सवाल पे बार बार मैं इस बात को कहता हूं, उसकी वजह से हवा चल रही थी।
ऐसा नहीं है विपक्ष के अंदर सुरखाब के पर अचानक लग गए थे। विपक्ष तो वही है जो पहले था, 10 साल पहले था, वही विपक्ष है। तो बिल्कुल ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, उसको दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए इनके पास क्योंकि नया कुछ करने के लिए नहीं है, नया कुछ कहने के लिए भी नहीं है, तो पुराने चाल में चल रहे हैं और इसी तरह इनको लगातार नुकसान इनका बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। सर, जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि मोदी जी डर गए हैं, भयभीत हैं, मोदी जी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं सर। उनमें क्या वास्तव में कोई भय बैठ गया है राहुल गांधी को लेकर? उन्होंने ब्रिगेड पूरी आगे की है, जो कुछ राहुल गांधी अमेरिका में बोल रहे हैं वही जो उनकी एक ऐसी वाली ब्रिगेड जिसको अब लोग सुनना या उस पर विचार करना पसंद नहीं करते। इसको कैसे देखा जाए मोदी की चुप्पी पर? देखिए, ये तो बहुत आसान है इसको समझना। अगर मौजूदा एनडीए सरकार 2-2.5 साल के अंदर गिर जाती है, आप कल्पना कीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा ही होगा, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मैं केवल एक नजारा पेश कर रहा हूं कि जो 6 चुनाव विधानसभाओं के होने वाले हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी हार जाए 6 चुनावों में, तो इस सरकार का बचना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है भाजपा के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनेगी, लेकिन उसमें ये प्रधानमंत्री नहीं होंगे। अगर या तो नए चुनाव होंगे या फिर दूसरा प्रधानमंत्री बदलेगा, यही तो होगा, 2 ही बातें होंगी। तो अगर ये प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं नरेंद्र मोदी, तो इनको जो इम्यूनिटी प्राप्त है तमाम तरह के आरोपों से, मुकदमों से, गिरफ्तारियों से, वो इम्यूनिटी इनकी समाप्त हो जाएगी। और जैसे ही आप सत्ता से हटते हैं, जिन जिन लोगों को आपने सताया है वो आपके खिलाफ सक्रिय हो जाते हैं। जो आरोप इनके ऊपर दबी जुबान से लगाए जाते हैं, वो आरोप खुल के लगाए जाने लगेंगे। यहाँ तक इनके कारपोरेट दोस्त भी इनका साथ छोड़ देंगे। मेरा तो मानना है कि वो साथ छोड़ने की तैयारी पहले कर रहे होंगे इस वक्त। नहीं, गए भी थे वो सोनिया गांधी जी के मिलने, न्योता देने गए थे सोनिया गांधी जी के, आने लखमानी जी। इस तरह के बहुत से संकेत और प्रमाण उपलब्ध हैं कि वो अपने सारे अंडे मोदी जी की टोकरी में नहीं रखना चाहते, वो विपक्ष की टोकरी में भी अंडे रखना चाहते हैं। तो ये मोदी जी के लिए, एक ऐसे व्यक्ति के लिए इसने निरंकुश तरीके से लोगों को परेशान किया है, सताया है, जेलों में डाला है, झूठे इल्जाम लगाए हैं, चरित्र हनन किया है, छीछा लेदर की है, मजाक उड़ाया है, खिल्ली उड़ाई है सबकी, है सबके ऊपर निरंकुशता थोपी है। ऐसे व्यक्ति सत्ता से हट जाने की आशंका उसको डरा देती है। तो मोदी जी बहुत डरे हुए हैं, वो पूरी कोशिश करेंगे कि अगर वो सत्ता से हटें तो उनका आदमी ही प्रधानमंत्री बने। अब परिस्थिति ऐसी बनी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शायद अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार ना हो, तो ये भी उनके लिए एक और भी डर का कारण है। तो ये बहुत से मसले हैं इस तरह के। और पर्ची वाला प्रधानमंत्री नहीं चल पाएगा, जैसे वो मुख्यमंत्री बनाते चले आए पर्ची वाले, वो तो नहीं होगा। अगर होता है तो वही एक है। अंत में सर मैं एक टिप्पणी जरूर चाहूंगा, कर्नाटक चुनाव को लेकर जो हालात स्थिति है एक उस पे, और साथ में इसी में कि मोदी जी का दौरा वहां को लेकर हो गया है तय कि वो जा रहे हैं, वहां से कुछ निकलने की संभावना देखी जा सकती है? कुछ वहां ये जो सब चल रहा है इसको लेकर भी कोई जवाब आने की संभावना देखते हैं एज ए विश्लेषक सर? क्या कर्नाटक में? नहीं, ये अपना हरियाणा में सर। हरियाणा में कर्नाटक का स्टीम शो का नहीं, मैं माफी चाहूंगा। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के लिए अभिशप्त है, इसको मैं बार बार कहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 2 ऑप्शन है, 2 विकल्प। वो सम्मानजनक तरीके से चुनाव हारे या अपमानजनक तरीके से चुनाव हारे। अब मोदी जी को तय करना है कि वो अपने आप को हरियाणा की लड़ाई में झोंकेंगे या नहीं झोंकेंगे, कितनी रैलियां करेंगे, क्या करेंगे, ये मोदी जी को तय करना है। इस वक्त विधानसभा के चुनाव मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक हारी हुई लड़ाई है। इस हारी हुई लड़ाई को किस हद तक मोदी जी बदल सकते हैं जीत में, किस हद तक बदल सकते हैं एक सम्मानजनक हार में, ये सब कुछ कई बातों पर निर्भर करता है। और वो बातें भी, वो फैक्टर्स भी इन लोगों के हाथ में नहीं है। जब विपक्ष गलतियां करेगी उसका इनको लाभ होगा, विपक्ष उल्टे सीधे टिकट बांटे उसका इनको लाभ हो सकता है, एंटी इनकम्बेंसी बिखर सकती है, कोई अचानक इस तरह की घटना हो जाए जिससे इनको लाभ हो जाए। तो ये सब चीजें जो हैं वो सब मौके पर निर्भर हैं। ये कोई भाजपा के पास ऐसी कोई डिजाइन नहीं हो सकती जिससे वो एंटी इनकम्बेंसी को पलट दे। अब देखिए, जैसे कि हम लोग कल ही चर्चा कर चुके हैं और भी हम लोगों ने चर्चा की है, मनोहर लाल खट्टर को हटाया, लेकिन मनोहर लाल खट्टर ही वहां पर टिकट बांट रहे हैं। पूरे टिकट वितरण पे मनोहर लाल खट्टर की ही छाप है। ये हरियाणा की जानकारी, सब लोग जानते हैं इस बात को। तो ये तमाम स्थितियां बताती है। एक बार फिर मैं वही बात करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो रणनीतिक मानस है, जो एक जमाने में बिल्कुल स्पष्ट रहा करता था, वो काफी भ्रम का शिकार है। तरह तरह उसमें काफी कुहासा छाया हुआ है, वो आत्मविश्वासहीनता का कुहासा छाया हुआ है, जिसकी वजह से किसी भी राज्य में सही निर्णय ले पाने में असमर्थ है।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभय सर, आपने पूरे का पूरी जो तस्वीर हम चाहते हैं देश में जो ताजा हालात होते हैं उस पर आप देते हैं, बहुत शानदार अच्छी पिक्चर हमारे दर्शकों की रखी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर, बहुत शुक्रिया। तो ये थे अभय दुबे सर, देश की बात में, जिन्होंने स्पष्ट किया कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि के से हालात बनते चले जा रहे हैं और बीजेपी या उसके रणनीतिकार जो दांव खेल रहे हैं वो हर दांव कहीं ना कहीं असफल हो रहा है। अब किस्मत, चाहे किस्मत हो तो बच पाएंगे, वरना बहुत बचने की उम्मीदें दिखती नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए मुद्दे के साथ अभय सर से चर्चा अपने इस कार्यक्रम में करते रहेंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे जो अभय दुबे सर ने जो तस्वीर प्रस्तुत की, चर्चा जो उनके माध्यम से निकल कर आई, वो आपको कैसी लगी जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।